Hey अच्छा guys, लाइव टाइम good आप evening. आ गए। We have, this show is sponsored by Sneha Arts. It's a leading art gallery in South India. And Dr. Sneha Prasad is doing a lot of activities to encourage artists. And, she is the director and art collector. And, you know, uh, Sneha Arts conducts a lot of events and art collection events. And, currently she is doing this, the art talk. And we have a new guest. Vijender Sharma, who's joining in. He's an eminent artist, very famous across India, because he's done very good creatives. इन्होंने बहुत सारे अच्छे creative किए हैं. From the old age Mahabharat, he's done a lot of arts in for Mahabharat, and he's also worked with the celebrities, the prominent presidents, and people who are well known in the industry. हम लोग उनका access करेंगे photographs and all that. सो थैंक यू विजेंद्र साहब फॉर ज्वाइनिंग इन. बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे ज्वाइन हुए. सो दिस इज फर्स्ट टॉक ऑफ स्नेहा आर्ट्स. सो मे बी आप अपने बारे में बताएं और कैसे आपका ये पैशन शुरू हुआ एज एन आर्टिस्ट, एंड हाउ वाज द जर्नी, योर बेस्ट मोमेंट्स, जो बहुत खास मोमेंट्स थे आपके ये जर्नी में एज एन आर्टिस्ट, उनके बारे में हमारे दोस्तों को ज़रा बताएं. देखिए मेरी जो जर्नी है, अ, मैं जब छोटा था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो तभी से मैंने देखा कि मुझे आर्ट की का बहुत शौक है। तो मैं बहुत पेंटिंग्स वगैरह छोटे मोटे जैसे बच्चे बनाया करते हैं स्कूल में, तो मैं बनाया करता था। और सबको बहुत अच्छा लगता था कि ये इतना छोटा बच्चा बहुत अच्छी तस्वीरें बनाता है। तो मुझे उस समय लगा कि ये तो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट यही है, सबसे अच्छा, सबसे जो रुचिकारक यही था मेरे लिए। मैंने यही पाया कि मुझे बचपन से ही शौक है इस चीज का, ओके, पेंटिंग का। सुपर. सो आपके शोज थोड़े हमारे पास पिक्चर्स हैं. सो वो हम ऑडियंस को दिखाएंगे, जो आपकी क्रिएटिविटी है. सो वन ऑफ द पिक्चर इज विद सर अब्दुल कलाम आज़ाद. सो उनके मोमेंट्स कैसे थे, एंड यू यू हैव सम पिक्चर्स विद द सेलिब्रिटीज, उनके बारे में थोड़ा कुछ बताएं. देखिए कलाम साहब जो थे, जब मैं उनसे मिला तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुके थे। और उनसे जो मेरी मुलाकात हुई, एक एग्जीबिशन हुई जो राष्ट्रपति भवन में एग्जीबिशन थी, हम्म. तो वो तो बहुत ही कमाल के इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत महान इंसान थे। उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है। तो उनके अंदर इतनी हम्बलनेस थी, इतने नम्र थे वो। उनके अंदर ये जरा जरा भी गुरु नहीं था कि मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ। वो सभी से बहुत अच्छी तरीके से मिलते थे। हमारी जो मुलाकात हुई उनसे, तो वो एग्जीबिशन में हुई थी जो राष्ट्रपति भवन में हुई थी, और उसका इनोग्रेशन करने के लिए वो कलाम साहब आए थे। तब नाइस. उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई। सो आप पोएट्री भी करते हो सुना है. सो कुछ हमारे लिए कुछ आपके पास है पेशकश. हाँ, हाँ, असल में होता क्या है कि जब मैं बहुत देखिए लाइफ में अलग अलग फेजेस होते हैं, हम्म. अप डाउन्स होते हैं। तो जब मैं अप फील करता हूँ तो उस समय मैं पेंटिंग बनाता हूँ। और जब डाउन फील करता हूँ तो उस समय मैं पोएम या कुछ कोई शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ। तो मैंने ऐसी एक पोएम लिखी है, जीवन क्या है। मैं प्लीज. आपको वो सुनाता हूँ। जीवन क्या है? एक सुख जिसे हमें पाना है, एक दुख जिसे हमें गंवाना है, एक आशा जिसके पीछे भागना है, एक आनंद जिसे हमें चाहना है, या एक पहेली जिसे हमें सुलझाना है। जीवन है क्या? यह जीवन है या मृग मरीचिका? यह प्रश्न है या उत्तर? अंधेरा या उजाला? जीवन जीवन है या मृत्यु, या भ्रम? अनंत समय के अंतर्गत कुछ क्षणों का। क्या है जीवन? क्या एक बोझ जिसे हमें ढोना है, या एक बीज जिसे हमें बोना है? इस अनंत का एक फूल जिसे कभी कुमलना है, या एक भूल जिसे अभी सुधरना है? क्या एक मजाक जिसे हमें करना है, या एक बकवास जिसे हमें गुजरना है? हाँ, जीवन एक सिक्का है। हाँ, जीवन एक सिक्का है जिसके एक तरफ भ्रम है जिसे हमें खोना है, उसके दूसरी तरफ ब्रह्म है जिसे हमें पाना है। सुपर, गुड वन. बहुत बहुत अच्छा है. जीवन के बारे में डिफरेंट शेड्स ऑफ जीवन. आई थिंक खाली आर्टिस्ट ऐसे सोच
लगा सकते हैं, बिकॉज यू प्ले विथ लॉट ऑफ कलर्स, आप बहुत सारे कलर्स यूज़ करते हैं। तो ये एक खास पोएम है जीवन के डिफरेंट शेड्स के बारे में। सो जी। या सो आपके थोड़े और पिक्चर्स हैं तो हम दिखा रहे हैं अभी ऑडियंस को, हमारे न्यू दोस्तों को। दिस वन इज विद अमिताभ बच्चन, सो एंड द नेक्स्ट वन इज विद मिस्टर मुकेश अंबानी। सो ये बहुत सारे आर्ट हैं जो हम दोस्तों को दिखा रहे हैं। एंड M.F. हुसैन साहब, आई मीन दिस इज, यू शुड बी वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ हिम और मीट हिम and showcase your art. This should be like really blessing. So क्या कॉन्वर्जेशन हुई थी आपके M.F. हुसैन साहब से जब मुलाकात हुई थी? एमएफ हुसैन साहब से मैं यूके में मिला था। हम्म। तो यूके में गया था, इंग्लैंड गया था एक आर्ट करने के लिए। तब मेरे एक दोस्त के थ्रू उनसे मुलाकात हुई थी। हम्म। हालांकि हुसैन साहब मुझे पहले से जानते रहे, पहले भी मुलाकातें होती रही है। तो ये फोटोग्राफ उस समय का है जब मैं उनकी स्टूडियो में गया था। तो वहां पे उनसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बहुत अच्छे कन्वर्सेशन हुआ, और हर विषय के बारे में काफी डिटेल में बातचीत हुई। तो उस समय मैंने जब उनकी पेंटिंगें देखी, और उनका जो पेंटिंग के प्रति जो अब तक जो एक जबरदस्त एक एंथुसियाज्म है, जबरदस्त एक एनर्जी है, उसको मैंने महसूस किया कि उस समय वो 92 साल के थे। लेकिन 92 साल के होने के बावजूद भी कितना उनके अंदर एक एंथुसियाज्म था, कितनी जबरदस्त एक इच्छा थी काम करने की। तो ये मैंने महसूस की। और बाकी काफी चीजें डिटेल में बातचीत हुई। तो ये उसी समय का फोटो है। सुपर। एंड आपके और फोटोग्राफ्स है, एक ऐसा फोटोग्राफ है पेंटिंग जो पूरा मतलब कवर्ड है, मतलब वायर से पूरा पैक्ड है। सो इसमें क्या था, कुछ सरप्राइज लगी हुई थी या? इसके पीछे एक कहानी है, और ये कहानी क्या सही है कि ये राष्ट्रपति भवन में शो था। ये 2007 की बात है। तो राष्ट्रपति भवन में शो था। तो कलाम साहब उसके इनॉग्रेशन के लिए बुलाए गए। ग्रुप शो था। तो उसमें जो सबसे पहली पेंटिंग मेरी यही डिस्प्ले की गई थी। हम्म। तो कलाम साहब आए, और वहां पे इन्होंने, जैसे कि होता है फॉर्मल की इनॉग्रेशन होता है, उन्होंने गेट पे रिबन काटा। रिबन काटने के बाद में फिर वो अंदर आए। अंदर आके देखा उन्होंने कि सबसे पहले यही मेरी पेंटिंग डिस्प्ले थी वहां पे, कि उसमें कपड़े से रैप की हुई है, और उसको स्ट्रिंग से, एक रेड स्ट्रिंग से बांधा गया है। तो उनको लगा कि शायद ये अच्छा, इसको इनग्रेशन करना है। तो वो वहां पे गए और उसको खोलने लगे। जब हाथों से वो खोलने लगे तो देखा वहां पे कुछ भी नहीं। तो एकदम बड़ा शौक लगा कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने उसके पेंटिंग पर हाथ फेर के देखा, और वो एकदम ताजुब में रह गए। तो उन्होंने कहा ये किसने किया, ये पेंट किसने किया। तो मेरा इंट्रोडक्शन वहां पे कराया गया कि इन्होंने पेंट किया है। कमाल है, ये तो ऐसा एकदम, मैं तो ताजुब में रह गया। और फिर उन्होंने पूछा इस पेंटिंग का टाइटल क्या है। मैंने कहा इसका टाइटल है सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। हम्म। जीवन का यही जीवन में यही होता है, जो दिखते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ये बड़ा अजीब तमाशा, बहुत बड़ा भ्रम जाल फैला हुआ है, कैसे से कह सकते हैं माया। तो वो बहुत खुश हुए, और पेंटिंग के बारे में उसको देखा, और मतलब बहुत बहुत इंटरेस्ट लिया उन्होंने, और इस पेंटिंग के बारे में विशेष रूप से। सुपर। और बाकी थोड़े पेंटिंग्स हैं आपके, दिस इज विद रेड क्लॉथ विच इज लाइक कम्प्लीटली रैप्ड, और उसमें दो तीन फेसेस हैं। जी। दिस इज आई थिंक डिजायर 2016, and Desire 2014 we have another one which has a cloth which is like torn, मतलब कपड़ा पूरा फटा हुआ है। So very very जी। जी। creative art है आपका। जी। हम्म। हाँ, डिफरेंट स्टाइल से काम किया है, एक्सपेरिमेंट्स करता आया हूँ शुरू से ही। पहले रियलिस्टिक किया, फिर उसके बाद में कॉलेज में गया, मैं कॉलेज ऑफ आर्ट में, वहाँ पे एडमिशन लिया। और वहाँ पे फिर डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए। हम्म। कभी क्यूबिस्टिक स्टाइल से पेंटिंग बनाई मैंने, ओके। कभी डिस्टोर्टेड, सेमी डिस्टोर्टेड, सररियलिस्टिक, एब्स्ट्रैक्ट, हर तरीके से पेंटिंग में काम किया है। और एक तरीके से अपना अपना मैं रास्ता ढूंढता रहा, स्टडी भी करता रहा, रास्ता भी ढूंढता रहा। सुपर। आपका थीम क्या है, कैसे आप चूज करते हो? ये बहुत सारे पेंटिंग्स इतने कलरफुल है और इतना डेप्थ है इसमें। सो आप कौन से थीम्स में आप वर्क करते हो? देखिए, उसका थीम का ये है कि मैं इस समाज में रहता हूँ।
मेरे सामने दो दुनिया है। एक तो दुनिया मेरे बाहर की दुनिया है, हम्म। एक दुनिया मेरे अंदर की दुनिया है। तो मैं दोनों दुनिया की यात्रा करता रहता हूँ। जब बाहर की दुनिया में को मैं देखता हूँ, तरह तरह के रंग दिखते हैं और अनंत रंग दिखते हैं। कभी भी खुशी है, कभी गम है, कभी आध्यात्म है, कभी सामाजिकता है, कभी जीवन है, कभी मृत्यु है, कभी कोई व्यंग है। हर तरह की चीजें मुझे दिखती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उन सब चीजों को देखता हूँ, वो सेंसिटिव होने की वजह से वो पूरी तरीके से मेरे अंदर आ जाती है। तो फिर अंदर जाने के बाद में फिर उसका प्रक्रिया कुछ होती होगी। तो मैं कभी कुछ सोच के नहीं बनाता कि मुझे ये बनाना है। हम्म। ये अपने आप ही अंदर जो, जब मेरा इनर टच हो जाती है, तो अपने आप ही ये कलाकृति निकलती है, अपने आप ये पेंटिंग का रूप धारण कर लेती है। ये समझिए कि ये ऐसा प्रोसेस है कि मैं तो कोरा कागज होता हम्म। हूँ, या कह सकते हैं कोरा आकाश होता हूँ, जैसे नीला आकाश हो, और उसमें कहीं से कोई बादल घूमते हुए आ जाए, चलते हुए आ जाए। और बादल आने के बाद में वो अपना अलग अलग रूप बदलते रहते हैं। तो मैं देखता रहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, लेकिन वो अपना आकार लेते लेते कोई ना कोई आकार ऐसा होता है जिसमें मुझे लगता है कि हाँ, यस, दिस इज दैट व्हाट आई वांट। हम्म। तो उस समय फिर मुझे लगता है कि हाँ, इसको बनाना चाहिए, ये मुझे, ये मेरे दिल को टच कर रहा है। बस मैं उसका रफ ड्रा करता हूँ बुक में, फिर उसको फाइनल मैं कैनवस पे बनाता हूँ। तो अपना आप ही बनती है पेंटिंग। ये समझिए कि पेंटिंग मेरे द्वारा बन जाती है, बनवाता कोई और है। गुड। अच्छा, ये फिर दूसरे अपने अंदर की भी दुनिया होती है। अपने अंदर जब मैं जाता हूँ, तब भी वहां पे मुझे बहुत कुछ फील होता है। जैसे मेरी बचपन से है, आध्यात्म के अंदर रुचि है, आध्यात्म के अंदर है, देशभक्ति में है। तो ये सब चीजें जो अंदर जाती हैं, तो अपने आप ही कुछ निकल के आता है। तो मैं कभी सोच के नहीं बनाता हूँ, माइंड को बीच में मैं नहीं लाता। अपने अंदर से जो इनर वॉइस जो होती है, बस उसी को मैं सो कैनवास पे निकलने देता हूँ। आर्टिस्ट बहुत पैशनेट होते हैं, तो क्या होता है कि जब आर्ट में लग जाते हैं, काम पे लग जाते हैं, टाइम का पता नहीं चलता। सो ऐसा कौन सा आर्ट था जिसमें आपने बहुत टाइम बिताया है, आपको पता नहीं चला कि कब खाना है कब सोना है और आप लगे रहे थे? ऐसा कुछ है या ये ऐसा तो बहुत हमेशा कम? ही होता है, ये तो हमेशा होता है। जब भी देखिए आर्टिस्ट बहुत पैशनेट होते हैं, तभी हम्म। वो पेंटिंग बन पाती है। ये होता ही है, आर्टिस्ट लोग होते ही कुछ पैशनेट हैं। और ले लगन ऐसी होती है कि जब कोई पेंटिंग बनाते हैं, टाइम का भी पता नहीं चल पाता। सपोज कई बार क्या होता है, सपोज तबीयत खराब है, और तबीयत खराब होने पे तो लगता है कि बिस्तर पे पड़े रहो, मेडिसिन लेते रहो। लेकिन अगर एक बार पेंटिंग में लग गए, तो फिर तो सारी दुनिया भूल जाती है। तबीयत भी भूल जाते हैं, तबीयत भी सही हो जाती है। और फिर पता नहीं चलता, टाइमलेस पीरियड में हम पहुंच जाते हैं। टाइम का पता नहीं चल पाता कि, और फिर ये भी पता नहीं चल पाता कि इस समय हमें खाना खाना है, हम्म। क्या टाइम हो गया है। टाइम लेस हो जाते हैं, पता नहीं चल पाता। रात को जब 12-1 बज जाता, तब पता चलता कि अरे इतना टाइम हो गया। कभी कभी पूरी रात बीत जाती है। तो ये मेरे ख्याल से सभी आर्टिस्ट लोगों के साथ में ऐसा होता होगा, जो क्रिएटिव लोग हैं। हम्म। देखिए, यही तो उनका जीवन होता है, और उसी में अगर उनको आनंद आ रहा है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और जब अपने क्रिएशन में ही, अपने प्रोफेशन में ही आनंद आने लगे, तो समझ लीजिए उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो ऐसे तो ऐसे ये भी कुछ मेरे मोमेंट्स थे जिसमें आप होता है। भूल गए कि मेरे को ये काम करना था, ये बिल पे करना था, यार आज कहीं जाना था और मैं इसमें मग्न होके भूल गया। ऐसा कुछ था? इस मामले में मैं लकी हूँ, इस मामले में लकी मैं यूँ हूँ कि मेरी वाइफ है ज्योत्सना, वो ये सारी चीजें संभाल लेती है। तो हम्म। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता कि बिल पे करना है, कि कुछ और चीजें संभालनी है वगैरह। तो मैं तो अपनी पेंटिंग्स में बिजी रहता हूँ, तो वही इस चीज को संभाल लेती हैं। और और मेरा ये है कि मुझे इस चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं है कि ये बिल पे करो, वो बिल पे करो, ये करो, वो करो। मुझसे आर्ट, और ये चीजें करते हुए मैं थक जाता हूँ। जरा सा कुछ हुआ, मैं थक जाता हूँ। लेकिन अगर पेंटिंग बनानी है, 1 रात 2 रात, मुझे कोई थकान नहीं होती, कंटिन्यू। और जब मैं पेंटिंग बनाता हूँ, तो कुछ ऐसा होता है, मैं बीच में रेस्ट भी नहीं करता हूँ। कंटिन्यू पेंटिंग ही पेंटिंग, पेंटिंग ही पेंटिंग दिखती है उस समय मुझे। रेस्ट करना भी याद नहीं रहता, बहुत बार पानी पीना याद नहीं रहता। चाय, वाइफ चाय लेके आती है तो वो पीनी याद नहीं रहती। बहुत बार पता नहीं कितनी बार वो ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती। तो तो ऐसा होता है कि हर चीज भूल ही जाता हूँ। और आर्टिस्ट लोगों के बारे में कि भुलक्कड़ होते हैं, ये वाकई में सच है।
ओके। आपका एक वीडियो देखा था मैंने कल, तो उसमें आपने बताई थी एक कॉलेज ज्वाइन होने का प्लान था। आप एक साल एडमिशन ट्राई किए, नहीं हुआ, फिर दूसरे साल किए। आप कितन क्यों था ये जुनून कि वो कॉलेज ज्वाइन होना है? जब मैं बचपन से ही आर्ट का जुनून था मुझे। मैं पहले तो मुझे लगता था कि मुझे और अच्छी पेंटिंग बनानी चाहिए, बनाते रहना चाहिए, और कुछ सीखने की भी तमन्ना थी। सीखता चला जाऊँ क्योंकि बहुत आगे कुछ दिखता था मुझे। तो मैंने साइन बोर्ड पेंटिंग को ज्वाइन किया। हुँ, साइन बोर्ड पेंटिंग के पास में काम किया, फिर में बैनर पोस्टर बनाने वाले जो यहाँ के दिल्ली के कलार्थी स्टूडियो था उसमें मैं काम किया। तो सब कुछ देखते देखते बहुत सारी मैगजीन्स के लिए, पब्लिकेशंस के लिए काम किया। तो ये सब करते करते फिर मुझे लगा कि अभी और कुछ बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं हालांकि उस समय ही बहुत कम एज में मैं एस्टेब्लिश हो गया था, मुझे पेरेंट्स से कुछ ना लेना पड़े। तो क्योंकि मेरे फादर पुलिस में थे हुँ, और सर्विस करते हैं, तो हर माँ बाप की एक तमन्ना होती है कि उनका बेटा जल्दी जल्दी स्टेब्लिश हो जाए। तो उनकी तमन्ना यही थी कि मैं भी पुलिस में हो जाऊं, पुलिस में भर्ती हो जाऊं। हालांकि एक बार ऐसा हुआ भी मेरे साथ में, मैं उसमें भर्ती भी हो गया था लगभग। ओके। लेकिन जब चौथा टेस्ट था डॉक्टरी का, उसका भागा दौड़ी होती है, लंबी कूद, ऊंची कूद वगैरह होती है, वो सब मैंने कर लिया। फिर रिटन टेस्ट हुआ, वो पास कर लिया। फिर इंटरव्यू हुआ, वो पास कर लिया। फिर जिस दिन डॉक्टरी थी उसमें मैं बैठ के ट्रक में बैठ के डॉक्टर के जो वो होता हॉस्पिटल होता वहां तक चला गया था। लेकिन फिर मैं वहीं से वापस आ गया। सबने कहा तू कोई अच्छा आर्टिस्ट है, मेरी पेंट मैं पेंटिंग ले गया था खुद से। हुँ, हुँ, उन्होंने कहा इतना अच्छा आर्टिस्ट हो तुम, और तुम क्यों पुलिस में हो गए कर रहे हो, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा कि चलो सबका सपोर्ट भी मुझे मिल गया, और अब तो मुझे वापस, मैं सीधा उसी समय मैं वापस आ गया, घर पे कह दिया कि मैं फेल हो गया। तो पुलिस में भी होते होते मैं बच गया। हुँ, हालांकि आर्मी अगर होती तो आर्मी को मैं जरूर ज्वाइन कर लेता। खैर, तो मैं अलग अलग जगह पे जाके, अलग अलग स्कूल में जाके मैंने काम किया। तो उसी बीच में फिर मुझे पता चला कि कॉलेज ऑफ आर्ट है कोई, यहाँ पे ये सिखाई जाती है, आर्ट सिखाई जाती है। तो मुझे उसके बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे सिखाई जाती है तो एडमिशन लेना चाहिए मुझे। तो मैं एडमिशन लेने के लिए तो पहले तो कॉलेज के 4-5 चक्कर काटे मैंने यूं ही। कॉलेज में जाने की हिम्मत नहीं हुई कि अरे इतना बड़ा कॉलेज है और इतना हाई फाई कॉलेज है, यहाँ पे कैसे एडमिशन होगा मेरा। तो मैं बड़ा उसके आसपास चक्कर काट के वापस घर जा चला जाया करता था। फिर एक दिन मैं वहां से फॉर्म भी ले आया, उसको मैंने फिलअप कर दिया, फिलअप करके जमा कर दिया। फिर मुझे, तो जो मेरा पहला टेस्ट हुआ तो उसमें मेरा वेटिंग लिस्ट नंबर आया। हुँ, कहा कि यार तुम्हारा इतना अच्छा, मैंने पेंटिंग बनाई लेकिन फिर भी वेटिंग लिस्ट में, मैंने पता चलो कोई बात नहीं, लाइफ में होता है। तो फिर दूसरे अटेम्प्ट में मेरा एडमिशन हो गया। तो वहां पे जब देखा मैंने कॉलेज में कि इतने हाई फाई स्टूडेंट्स हैं, बड़े, कोई गाड़ी में आ रहा है, कोई किसी नेता का बेटा है, कोई किसी बिजनेसमैन का, तो मुझे बड़ा फील होता था मैं एक कांस्टेबल का बेटा हूँ। हुँ, तो लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार मेहनत करो, जम के मेहनत करो, कभी भी हिम्मत मत हारो, पूरे मजबूती से काम करना चाहिए, और आखिर में टैलेंट ही जीतता है। तो और वाकई में आखिर में टैलेंट ही जीता। मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट से बीएफए किया पहले, हुँ, बीएफए करके फिर एमएफए किया, मास्टर इन फाइन आर्ट। तो ये इंडिया की टॉप मोस्ट डिग्री होती है। तो उस समय हमारी क्लास में केवल 7 ही स्टूडेंट हुआ करते थे। तो उसमें से अ, जम के मेहनत की, खूब जम के काम किया। ये कॉलेज का भी काम करना, फिर बाहर से भी काम करना अर्निंग के लिए, तो ये सब मैं करता रहा। और ये बड़ा अच्छा हुआ, उसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि मैं कॉलेज का टॉपर बना। हुँ, कॉलेज से गोल्ड मेडल लेके मैं निकला। तो मुझे सबने बड़ी कंग्रेचुलेशन कहा, सबने बधाइयाँ दी, टीचर ने, प्रोफेसर ने, सबने मुझे कहा कि बहुत अच्छा टर्न आउट किया कि तुम यहाँ से गोल्ड मेडल लेके जा रहे हो और डिस्टिंक्शन के साथ जा रहे हो, तो ये बहुत अच्छा टर्न है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो मैं, और फिर ये लगा कि लाइफ में कितना भी स्ट्रगल आए, लाइफ में तो आता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लाइफ स्ट्रगल के अगर लाइफ, चलो सपोज बिगर स्ट्रगल के सफलता मिलती चली जाए, तो ये कैसा होगा, बड़ा अजीब सा होगा ना। ये तो ऐसा होगा जैसे कोई फिल्म की स्टोरी है, उसमें कोई हीरो है, उसको सफलता मिलती है, फिर सफलता मिलती है, फिर सफलता मिलती है, सफलता मिलते मिलते दी एंड, फिर खत्म हो गई। तो उसमें क्या मजा आएगा। हुँ, मजा तब आता था, कुछ लाइफ में कुछ अप डाउन होते हैं, डॉग्स। स्ट्रगल होता है।
तो यहाँ पे मैं पूरी तरह तैयार हूँ कि ठीक है, कितना भी स्ट्रगल आए, कितना आएगा, क्योंकि हम्म, उससे ज़्यादा तो बड़ा स्ट्रगल कुछ हुआ नहीं करता, और वो मुझे पता है, वो सभी के सामने आया करती है। तो आती है तो आती है, ठीक है। तो मुझे स्ट्रगल से डरता नहीं हूँ मैं, और बल्कि अच्छा ही लगता है। गुड सर। मैं कभी इमेजिन नहीं कर पाया जो बचपन में हम लोग महाभारत देखते थे, उनका जो पेंटिंग हमने देखा था महाभारत, मतलब वो पेंटिंग से शुरू होती थी उनके टाइटल्स में एंड ऑल दैट। और मैं आज इतने सालों के बाद मैं वो आर्टिस्ट से इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ। सो ये बहुत बहुत मतलब एक मेमोरेबल डे है मेरे लिए आज। सो बट ये बताइए, बहुत सारे आपने ये जर्नी में मतलब दोस्त खोए हैं या बनाए हैं? क्योंकि आर्टिस्ट जनरली इंट्रोवर्ट रहते हैं, अपने अपने काम में रहते हैं, एंड आपने बहुत पहले ये जर्नी शुरू की थी, आपके कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में या शुरू की। तो कैसा था ये? टीनेज में शुरू हो टीनेज में मेरी जर्नी शुरू हो गई थी। टीनेज में ही देखिए, कई बार क्या होता है, लाइफ में स्ट्रगल तो होता है, लेकिन अगर कोई हिम्मत हार गया, वो पीछे रह जाएगा। हम्म, किसी ने हिम्मत की और पूरे जुनून से काम किया, तो वो आगे निकल जाएगा। प्रकृति का नियम है, इंसान इंसान को धोखा दे सकता है, लेकिन एग्जिस्टेंस ये कभी धोखा नहीं दे सकता। तो लगातार मेहनत करनी चाहिए, और ये स्ट्रगल बहुत प्यारी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। और क्योंकि स्ट्रगल के अंदर ही अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। तो जब मैं कॉलेज में जाने से पहले मैं पेंटिंग बनाया करता था, तो मेरी पेंटिंग कोई बाई चांस एक मैगजीन आती थी उस समय, माधुरी फिल्म मैगजीन थी, उसमें मेरी पेंटिंग छपी। उसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को मैंने बनाया था, उनका पोर्ट्रेट बनाए थे। हम्म, तो वो किसी फिल्म डायरेक्टर ने देख ली, तो उनको अच्छा लगा कि यार तो कम एज का लड़का है, टीनेज का लड़का है, और इसको तो इसके अंदर टैलेंट है, इसको बुलाते। तो वो दिल्ली आए और मुझे ले गए वहां पे, बॉम्बे ले गए। तो मैं तो बिल्कुल ही इनोसेंट था, लाइफ में पहली बार कहीं पे निकला था। ये तो मैं तो जिंदगी वहीं पे बीती थी कि स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस। तो जब मैं वहां पे गया तो बॉम्बे में, तो मुझे नई नई चीजें देखने को मिली, और काफी लोगों से मिला। उसी समय मैंने महाभारत सीरीज की कुछ पेंटिंग बनाई थी, तो वो रामानंद सागर जी ने देखी। रामानंद सागर जी उस समय फिल्म बना रहे थे, 92 के आसपास की बात है, 92 या 93। तो फिल्म बना रहे थे बादल, राज बब्बर और सलमा आगा को लेके। तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ रामानंद सागर जी से, तो हम्म, उनको लगा कि ये लड़का तो अच्छा है, ये अच्छा काम करता है। तो उन्होंने मुझे बड़ा बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया, और फिर उन्होंने विक्रम और विराट टीवी सीरियल के लिए पेंटिंग्स बनाने के लिए दिए, टाइटल पेंटिंग। तो मैंने वो बनाई, और जितनी उनको उम्मीद थी उससे ज्यादा अच्छी बनाई, तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने रामायण टीवी सीरियल के लिए, असल में पहले वो हनुमान फिल्म बनने वाली थी, 3D फिल्म। लेकिन बाद में फिर जमाना जैसे चेंज होता है, जमाने के साथ आइडिया भी चेंज होता है, वो चेंज होता रहा। तो फिर रामायण टीवी सीरियल ये बना। उसके लिए मैंने पेंटिंग बनाई थी, उस सेट के डिजाइन बनाए थे। उस समय मैं कॉलेज में भी रहता था, और बॉम्बे भी जाता रहता था। दोनों जगह का मेरा एक यात्रा रहती थी, दोनों जगह मैं इंटरेक्शन करता रहता था। तो बड़ा अच्छा रहा। फिर उसी समय बी आर चोपड़ा जी ने मेरी कोई पेंटिंग देखी, हम्म, उन्होंने वहाँ पे मुझे बुलाया, और पेंटिंग बनाने के लिए कहा कि ये तुम महाभारत के लिए पेंटिंग बनाओ। तो मैंने उनके लिए टाइटल पेंटिंग बनाई। और लेकिन उन्होंने कहा कि आप यहीं पे रह के काम करो हमारे लिए, और महाभारत के लिए। और तो मैंने कहा कि देखिए, इस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ते हुए तो मुझे लगा कि अब मेरे सामने ऑप्शन है, या तो मैं कॉलेज की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दूं और बॉम्बे रहने लगूं, या कॉलेज की पढ़ाई को मैं कर लूं। तो मुझे लगा कि कॉलेज की पढ़ाई से फ्री हो गए, फिर तो समुद्र में कूदना ही है, हम्म, जीवन रूपी समुद्र में कूदना है, और वहां पे बहुत सारी शिकार करने हैं। ट्रू। तो ये सब, तो मैंने वो जो बी आर चोपड़ा जी को कहा कि मैं अभी नहीं बना पाऊंगा, अभी मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो फिर मेरी यात्रा शुरू हो गई, दूसरी यात्रा। मैं आर्ट लाइन में निकलता चला गया, और 95 से मेरे कंटिन्यू शो होते चले गए। हम्म, और तब से लगभग अब तक काफी सोलो शो किए हैं, और ग्रुप शो किए हैं। सुपर। सो आपका ये जर्नी था, आप आर्टिस्ट बन गए थे, और उसके बाद आपको लगा कि मेरे को ये ग्रेजुएशन या ये कॉलेज की डिग्री थोड़ी ऐड होगी आपके प्रोफेशन के लिए, और आपने कॉलेज किया। बट ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो मतलब जिनका आर्ट में कोई एजुकेशन नहीं है, बट वो आर्ट बनाते हैं। तो ये
सर्टिफिकेट या डिग्री वर्सेस बीइंग एन आर्टिस्ट, आपको आप क्या सजेस्ट करते हो? मतलब इट्स ओके नॉट हैविंग सर्टिफिकेट्स, और या कॉलेज लाइफ में और कुछ और भी सीखने के लिए मिलता है जो उनको एज एन आर्टिस्ट यूजफुल रहेगा? हम्म, इस बारे में ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं ये लकी रहा कि कॉलेज से पहले ही मैं मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया था। हम्म। तो जो मैं पेंटिंग के बारे में सोचता था, तो जब मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया तब मुझे पता चला कि जिंद जो तू सोचता था उससे आगे काफी कुछ है, बहुत कुछ है। तो मैंने वहां पे जब इतने पूरे वर्ल्ड के जो आर्टिस्ट लोगों को देखा, पढ़ा, उनकी पेंटिंग्स देखी, तब मुझे पता चला कि ये तो समुद्र है। हम्म। इसमें तो बहुत बहुत कुछ है। जितना मैं सोचता था पहले साइन बोर्ड पेंटर या फिल्म बैनर तक या कैलेंडर तक सोचता था कि यही है बस, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इससे तो ये बहुत बहुत आगे है। True. तो मुझे बड़ा फायदा हुआ। और कॉलेज के बाद में फिर जो मैं इटली, फ्रांस, यूके वगैरह गया और उन्हीं आर्टिस्टों की पेंटिंग देखी। जब मैंने रूबरू देखी, मैं पहले जो पेंटिंग देखता था छोटे छोटे पेपर के ऊपर, छोटी छोटी बुक्स के अंदर देखता था, लेकिन जब वही पेंटिंग साथ साथ फिट के देखी मैंने, तब मुझे पता चला कि अरे, ये तो ये पेंटिंग इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस है। तो मुझे लगा कि ये तो है ना, वाकई में मैंने बड़ा अच्छा किया जो मैंने कॉलेज आर्ट में एडमिशन लिया। यानी कह सकते हैं कि एक तालाब से निकल के मैं समुद्र में चला गया। हम्म। और फिर उसके बाद में पूरे जो वर्ल्ड की मैंने यात्रा की, फिर तो ये बहुत ही अच्छा रहा, कमाल हुआ, मैं महसूस करता हूँ। और सुपर। हर आर्टिस्ट को जरूर देखना चाहिए कि केवल किताबें ये भी बड़ी काम आती हैं, ना होने से तो अच्छा ही है, कम से कम किताबों में तो देख ले। और डिग्री वगैरह ये दो तरह से काम आती है, किसी को सर्विस ज्वाइन करनी है उसके लिए काम आती है, दूसरे मेरे जैसे आदमी के लिए नॉलेज के लिए काम आती है। अच्छा है, ये कॉलेज में जाना बहुत अच्छा है, जरूर जाना चाहिए। ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलेज में अगर कोई नहीं गया वो आर्टिस्ट नहीं बन सकता। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो कॉलेज में नहीं गए हैं, वो उन्होंने बड़ी अच्छी आर्ट की है और लोग कॉलेज में उनको पढ़ते हैं। ट्रू। बहुत अच्छा है। सो विजेंद्र साहब, अभी बहुत सारे लोग हैं जो थर्टीज़ या फोर्टीज़, मतलब अभी अभी बहुत सारे लोगों के जॉब निकल गई है, तो वो अभी आर्ट में अपना जो पैशन है आर्ट के लिए, जो कभी करते थे, मतलब शादी से पहले या कॉलेज के टाइम पे करते थे, ऑफिस से पहले ज्वाइन और कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन होने से पहले, अभी उनको आर्ट करने का मौका मिला है, अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। वैसे लोगों के लिए कुछ सजेशन, मतलब आपका एक्सपीरियंस तो बहुत बरकरार है, आप एक ही एरिया में आप फोकस करते आए हो, सो उनके लिए आपके लिए आपका कुछ एडवाइस? जो वो करते हैं, देखिए मैं ये समझता हूँ, जीवन बहुत छोटा होता है हम्म। और छोटे में आदमी को ये नहीं देखना चाहिए दूसरा क्या कर रहा है, उसको ये देखना चाहिए कि मुझे, मेरी अंतरात्मा क्या कह रही है, मेरे अंदर की डिजायर क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। ट्रू। जो वो करना चाहे, जो उसकी अंतरात्मा कहे, उसको वही करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं कि जो दूसरा प्रोफेशन कर ले। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो पोइट बनना चाहता था, सिंगर हम्म। बनना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं तुम कंप्यूटर लाइन में चले जाओ, कंप्यूटर लाइन में चले जाओ तो ये होगा वो होगा। तो वो कंप्यूटर लाइन में चला गया, मेरे साथ का ही था, मेरे कुल ही था। तो अब वो मेरी ही एज का है और वो कहता है कि विजेंद्र, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मैंने पैसा बहुत कमाया, बड़ा घर का बना लिया, बड़ी कारें हो गई मेरे पास में, लेकिन मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मैं वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान को वही करना चाहिए जो उसकी अंतरात्मा कहे, चाहे वो उसकी उम्र कितनी भी हो जाए, 35 साल का हो जाए, 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का, जब भी उसको लगे कि वो कर सकता है। देखिए अपने जो जिम्मेवारियां हैं वो तो पूरी करनी ही चाहिए, उसके लिए तो निकाल देना चाहिए बस। लेकिन बाकी जो उसका करना है, वो भी उसको करना चाहिए, अपने लिए भी करें और अपने परिवार के लिए भी करें। नहीं तो क्या होगा, ये तो जब 60-70 साल का हो जाएगा वो, तो तब उसके अंतरात्मा को सोचेगी कि मैं वो नहीं कर पाया जो मैं चाहता था। ट्रू। तो इसलिए उसको सुनना चाहिए कि जो अंतरात्मा की आवाज है, उसके अंदर से जो प्रकृति बोल रही है,
तो उसको जरूर सुनना चाहिए, उसको फॉलो भी करना चाहिए। थैंक यू सर। थोड़े आपके कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। श्रीधर, सॉरी, गिरिधर धबाई, वो प्रणाम कर रहे हैं आपको सर, प्रणाम। और विविध प्रणाम गिरधर पांड्या, को, प्रणाम। वो भी आपको बहुत अच्छा सेशन है, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, रिकमेंडेड फॉर आर्टिस्ट, पेंटर्स, लवर्स एंड आर्ट लवर्स एंड स्टूडेंट्स। सो गुड कॉम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट हेलो। क्वेश्चन सर, आई मीन ऑडियंस, आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ डू कमेंट, आई कैन आस्क हिम। सर जब कॉल पे है तभी हम पूछ सकते हैं, सो डू फील फ्री टू कमेंट एंड आई कैन सी इट एंड आस्क हिम। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप आपके पेंटिंग्स में स्त्री को प्रोमिनेंसी दी हुई है, आपने एक डेप्थ दिया हुआ है। सो सम ऑफ द पेंटिंग्स हैव रोजेस एंड देयर इज लॉट ऑफ डेप्थ। सो आप क्या मैसेज देना चाहते थे बेसिकली सम ऑफ देखिए, जो मेरी पेंटिंग में होती है, कोई फिगर होती है। अब ये कहें कि फीमेल क्यों होती है, हम्म तो देखिए, अगर आपने बात कहनी है तो शब्द तो लेने ही पड़ेंगे। अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई क्वेश्चन करे कि हिंदी में क्यों बोल रहे हो। अगर मैं सपोज अपनी बात कहने के लिए इंग्लिश में बोल रहा हूँ, लोग कहेंगे कि इंग्लिश में क्यों बोल रहे हो। अपनी बात कहने के लिए मैं जर्मन में बात कर रहा हूँ, लोग कहेंगे जर्मन क्यों बोल रहे हो। तो कोई एक भाषा तो लेनी ही पड़ेगी। तो ऐसे ही पेंटिंग में होता है। कोई पेंटिंग में अपनी बात कहने के लिए कोई फिगर तो लेनी पड़ेगी। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। लेकिन फीमेल फिगर में थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। उसमें एक ज्यादा रिदम होता है, ज्यादा लतीफ होती है। और मेल फिगर के अंदर वो उतनी नहीं होती है, वो थोड़ी हार्ड होती है। हम्म तो इस वजह से मुझे लगता है कि मैं फीमेल फिगर को ज्यादा लेता हूँ अपनी पेंटिंग में। मेरी फिगर भी होती है, लेकिन वो जब मेल फीमेल वाली जब बात होती है, तब मैं मेल फिगर लेता हूँ। नहीं तो नॉर्मली मैं फीमेल फिगर यूज करता हूँ। दूसरा, ये कारण भी हो सकता है कि मैं मेल हूँ। मेल का फीमेल के प्रति एक आकर्षण होता है, फीमेल का मेल के प्रति एक आकर्षण होता है। ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। या तो मुझे ऑपोजिट पहला ऑपोजिट एस्पेक्ट ज्यादा सही फ्री लगता इन वर्क्स वो है। डिफरेंट है। पहला एस्पेक्ट मुझे ज्यादा सही लगता है, क्योंकि कोई अपनी बात कहने के लिए कोई ना कोई शब्द तो लेने ही पड़ेंगे। अपनी बात कहने के लिए कोई ना कोई फिगर तो लेनी ही पड़ेगी, वो मेल हो या फीमेल हो। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होने की वजह से मैं फीमेल यूज करता हूँ। एंड व्हाट इज द साइज, आपके लार्जेस्ट पेंटिंग की साइज क्या है? लार्जेस्ट पेंटिंग जो मैंने बनाई थी, वो थी 8 फीट हाइट थी उसकी, और 30 फीट उसकी विड्थ थी। 8 फीट ऊंची और 30 फीट चौड़ी। वाह, सुपर। और कितना टाइम लगा था इसको बनाने के लिए? वो देखिए, मेरा वो कॉलेज का टाइम था, तो कॉलेज टाइम में मैंने उसमें वो तो मुझे फटाफट काम करना था, तो मैंने एक वीक में ही उसको कंप्लीट कर दिया। लेकिन दिन रात काम किया, फिर मैंने उसमें हम्म जम के काम किया। तो तो जब जम के काम करते हैं, फिर तो महीनों का काम कुछ दिनों में ही हो जाता है। सही सही। और आपको बहुत सारे रिक्वेस्ट होते होंगे, आते होंगे सेलिब्रिटीज से या इनसे, सेइंग दैट हमको घर में ऐसा ही पेंटिंग चाहिए, ये सब्जेक्ट के ऊपर पेंटिंग चाहिए। तो आप ऐसे चीज़ें एंटरटेन करते हैं या मतलब आप चूजी हो कि मैं ये कैटेगरी में मैं ट्राई करूँगा, ऐसा? लेकिन शुरू में तो ये था, कुछ लोग मुझे अपनी फरमाइश रखते थे कि हमें ऐसी पेंटिंग चाहिए, वैसी पेंटिंग चाहिए, वगैरह वगैरह। तो मैं ठीक है, उसका ध्यान रखता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने अपने तरीके से पेंटिंग को बनाना शुरू किया, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता है। तो उनमें तो जैसा अब क्या होता है कि जैसे मैं चाहता हूँ, तो वैसे ही पेंट करता हूँ, और वो लोग उसी उसी टाइप टाइप की पेंटिंग को पसंद करते हैं। क्योंकि जो जैसे मेरी पेंटिंग में एक सोशलिटी होती है, एक सटायर होता है, एक व्यंग होता है, एक स्पिरिचुअलिटी होती है, वगैरह। ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं। तो ये सब चीजें मैं पेंट करता हूँ, वो उनको सूट करता है। सूट करता है, तो फिर वो कहते हैं कि हमने आपकी पेंटिंग देखी थी। मैं पूछता हूँ, कौन सी पेंटिंग देखी थी। तो वो कहते हैं, हमने वो फलानी पेंटिंग देखी, वो डिजाइन सीरीज की पेंटिंग देखी यार। तो मुझे अपना आप ही टॉपिक मिल जाता है कि डिजाइन वो अपना एक साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है। तो मुझे भी सूट करता है, उनको भी सूट करता है। फिर आपस में एक वो तय होने में कोई टाइम नहीं लगता। तो फिर वैसे पेंटिंग बन जाती है। लेकिन हाँ, मैं अपनी पसंद की ही पेंटिंग बनाता हूँ, और लकीली वो उनको भी पसंद आती है। हम्म। सर अभी अभी तो पैंडेमिक चल रहा है और लाइक इवेंट्स नहीं हो रहे, जो आर्ट एग्जीबिशंस होते हैं वो नहीं हो रहे, आर्टिस्ट को शोकेस करने के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है।
सो ये टाइम पे, आई मीन दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, ये टाइम पे आप क्या सजेस्ट करोगे ये करंट सिचुएशन में आपके फेलो आर्टिस्ट, जूनियर्स हो या सीनियर्स हो या विद सम एक्सपीरियंस, आप क्या सजेस्ट करोगे ऐसे टाइम पे? देखिए, ये जो समय चल रहा है, बहुत टफ टाइम चल रहा है, खास तौर से आर्टिस्ट लोग हैं या इस टाइप के जो लोग हैं उनके लिए। क्योंकि ये जो पेंटिंग होती है, पेंटिंग ऐसी चीज नहीं कि ये खाना है कि उसके बगैर काम नहीं चलेगा, कपड़े हैं उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो ये तो बहुत जो इसेंशियल चीजें हैं उनमें से नहीं है, सेकेंडरी कह सकते हैं, ये तो लग्जरियस कह सकते हैं। तो इसमें इस समय आर्टिस्ट लोगों को काफी टफ टाइम से गुजरना पड़ रहा है। और काफी जो यंगस्टर हैं जो अपना कैरियर बनाने वाले थे, उनको काफी टफ टाइम से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि ये समय भी गुजर जाएगा। अच्छे दिन भी गुजर जाया करते हैं, खराब दिन भी गुजर जाते हैं। उस समय पहले, अब से 15 साल पहले, काफी अच्छा टाइम था। हम्म। सब लोग कहते थे कि हमें तो आर्टिस्ट बनना है, हमें आर्टिस्ट बनना है। तो जैसे सचिन के समय में सब लोग कहते थे हमें क्रिकेटर बनना है। तो जब उसमें आर्ट में बूम था तो सबको आर्टिस्ट बनना था। तो वो अप डाउन ये सब चला करता है। तो अब आर्टिस्ट लोगों की लाइफ में थोड़ा डाउनफॉल है, तो ये वो कोरोना की वजह से है। तो समझ लेना चाहिए कि कुछ समय के बाद में ये भी ठीक होगा ही होगा। गैलरी भी बंद हो पड़ी हुई है। आर्टिस्ट लोग अपना जो कुछ कर सकते हैं, अपने जिनके पास में अपना स्टूडियो वो कर रहे हैं। जो कहीं दूर रहते हैं उनको जाने में दिक्कत होती है। जो जो यंगस्टर थे यहाँ पे अपना करियर बनाने आए थे दिल्ली में, तो वो अपने वापस चले गए हैं। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, और पहले की तरह अच्छे दिन भी आएंगे। तो अब मतलब अपना दिल छोटा ना करें कि ये क्या हो गया, मजबूती बना के रखें। और दूसरे, ये जो समय है, आर्टिस्टों हर समय को कैश कर लेता है, हर समय को अपने अपॉर्चुनिटी की तरह। ग्रास में लेकर उसको पेंट कर देता है। तो इस समय को भी, टफ टाइम को भी अपनी पेंटिंग का एक पार्ट बना ले। कोरोना भी टूल बन जाएगा। तो कोरोना का यूज करें। तो जैसे आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है, दुख की, सुख की, विडम्बना की, हर तरह की पेंटिंग बनाता है, इसकी भी पेंटिंग बन सकती है। तो दिल छोटा ना करें, मजबूती बना के रखें। अपने कैरियर बनाने के लिए दोबारा समय आएगा, सही आएगा। गैलरियाँ भी खुलेंगी। हालांकि कुछ गैलरियाँ खुल गई हैं, कुछ और खुलती जा रही हैं धीरे धीरे। और ये सब अच्छा ही होगा। तो आशावान बने रहें। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आप टाइम दिए हमारे लिए। एंड स्नेहा आर्ट्स इज हैविंग अप्लाइंग फॉर अ शो कंटिन्यूसली। एंड आपकी दुआ चाहिए हर आर्टिस्ट को। एंड आपने जो सजेशंस दिए हैं जो बडिंग आर्टिस्ट है सभी के लिए, वो बहुत बहुत आपके आभारी है। सो थैंक यू सर। एनी मैं मैसेज यू धन्यवाद वांट करना से? चाहिए स्नेहा आर्ट्स को, कि वो इतना अच्छा काम कर रही हैं कि आर्टिस्ट लोगों को, आर्ट को इतना प्रमोट कर रही हैं इंटरनेशनली। तो स्नेहा जी को, स्नेहा आर्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि वो इतना इतना ज़्यादा प्रमोट कर रही है आर्टिस्ट को, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। Thank you, sir. Thanks a lot. And friends and budding artists, do follow Vijayendra sir because he's doing a lot of things. बहुत बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। तो उनको फॉलो करिए और उनके ब्लेसिंग्स मैं तो डेफिनेटली चाहिए। समझता हूँ, हम्म। आर्टिस्ट तो एक जादूगर होता है। और वो रंगों से जो जादू बिखेरता है कैनवास के ऊपर, उससे सब सम्मोहित हो जाते हैं, और सब उस जादू का आनंद लेते हैं। तो अब मैं रंगों से तो खेलता ही हूँ, साथ में कुछ और चीजें हैं। मैं और भी मेरी हॉबीज हैं। जैसे मैं पेंटिंग बनाता हूँ, पेंटिंग बना के ये लिखता भी हूँ, पोएम भी लिखता हूँ, कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखता हूँ। और मैजिक भी करता हूँ कभी कभी। तो थोड़ा उसके लिए, थोड़ा जो मिस्टिक जो चीजें हैं, उसके उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। और आर्मी में मैं जाना चाहता था, लेकिन नहीं गया। तो ये एक अलग बात है। तो अ, आपको मैं मैजिक दिखाता हूँ, या देखेंगे? प्लीज, प्लीज सर। ठीक है, मैं आपको दो मैजिक दिखाता हूँ। प्लीज, वी दो आर मैजिक ऑनर्ड। हैं। आप इतने मल्टी टैलेंटेड हो तो इट्स रियली नाइस हैविंग यू। प्लीज। तो
एक मैजिक दिखाता हूँ। एक जिसमें एक जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, एक हम्म। मेंटल जो पावर होती है, उसका बहुत बड़ा एक पार्ट होता है। तो वो जो मेंटल पावर जो होती है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये क्या है? स्पून। है स्पून। फोन। अब मैं अपने अपनी मेंटल पावर को इसके ऊपर कंसंट्रेट करूंगा। ओके। तो आप देखिए। वाह। जस्ट ऑसम। सुपर। सो ये इल्यूजन नहीं है, बट आपका आपका स्ट्रेंथ, फोकस के ऊपर जो स्ट्रेंथ है उससे आप। मेंटल स्ट्रेंथ है, वही तो बहुत ही पावर लगती है। सुपर, जस्ट जस्ट ये सुपर। है, इस तरह का मैं ये कभी कभी ये प्रैक्टिस करता रहता हूँ। वेरी एक और इंपॉर्टेंट। दिखाता ये फोकस के ऊपर टॉपिक है, आई थिंक यू कैन डू अ लॉट। दिखाता हूँ मैं आपको। ये है, एक डोरी है। हम्म। ये डोरी है। ओके। ओके। ओ माय गॉड। तो ये मुझे शौक बचपन से ही है। ओके। तो हाँ, तो क्या करें, आर्टिस्ट लोग होते कुछ ऐसे हैं, क्योंकि शौक भी बड़े अजीब होते हैं। ट्रू। गुड सर, हाँ, थैंक्स लेकिन थैंक्स अ लॉट आता फॉर। बहुत चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। सो आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए स्नेहा आर्ट्स को और ये एपिसोड्स को। सो टू स्प्रेड द वर्ड आउट एंड मेरी थैंक यू। शुभकामनाएं। रवि जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा मेरा इंटरव्यू लिया। और दूसरे स्नेहा आर्ट्स को विशेष रूप से, कि आर्ट फील्ड में वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इंटरनेशनली कर रहे हैं, उसके लिए बहुत चाहिए, बहुत एफर्ट चाहिए। और ये मेरी स्नेहा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। स्नेहा आर्ट को के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दर्शक हैं, जो कला प्रेमी हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सबके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट इवनिंग।